गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंशु पुरी आज आपको लोक प्रशासन कला है, विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, इसके बारे में आपको वीडियो के में बताऊंगी। कला और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी क्या क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें और ज़रूर इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं अगले वीडियो में उसे शामिल करने की कोशिश करूंगी। तो आज हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में कि वह कला है, विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है। तो लोक प्रशासन, अगर विज्ञान हम माने कि लोक प्रशासन साइंस है या विज्ञान है, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या कला की या सामाजिक विज्ञान की। इसी मतभेद के आधार पर विद्वानों ने 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारक हैं। दूसरा, लोक प्रशासन को विज्ञान ना मानने वाले विचारक या थिंकर्स। तीसरा, लोक प्रशासन को कला मानने वाले विचारक। और चौथा, लोक प्रशासन को कला व विज्ञान की श्रेणी में रखने वाले विचारक। अब हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में हमारे पास कुछ तर्क है। अगर किसी भी चीज़ में कला होती है या किसी भी कला के विषय को हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली सर्वमान्य सिद्धांत, यानी कि जैसे मान लीजिए हम ड्राइंग कर रहे हैं तो फाइन आर्ट्स में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल्स हैं कि जितने भी प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि फेस का इतना पोर्शन होना चाहिए, बॉडी का इतना पोर्शन होना चाहिए, लेग्स का इतना पोर्शन होना चाहिए, फिंगर्स हैंड्स बनेंगे तो उनको इतनी परसेंटेज देनी है। इसी तरह से हर एक कला के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जिनके बेसिस पे हम उस कला के अंदर निपुणता हासिल करते हैं। दूसरी चीज़ होती है, किसी भी कला को हासिल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो सितार वादन हो, चाहे वो तबला हो। कोई भी कला अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए उसमें निपुणता हासिल करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हमें किसी भी विषय के अंदर निपुणता हासिल करनी है या उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उसकी रुचि होना तथा उसके गुण होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है कि विकास की प्रक्रिया के साथ साथ उस कला के अंदर भी धीरे 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 विकास होता है। जैसे अगर हम पेंटिंग्स का एग्जाम्पल लें तो पहले ज़माने की पेंटिंग्स, फिर मिनिएचर पेंटिंग आई, फिर अलग 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 करते हुए मॉडर्न आर्ट करते का मतलब जैसे जैसे विकास होता जाता है तो उस कला की प्रक्रिया के अंदर भी धीरे 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 चेंज होता जाता है। और इसी चीज़ को हम अगर देखें तो जो विकास की प्रक्रिया से चेंज आता है उसे हम बोलते हैं परिवर्तनशीलता। यानी कि कला स्टैग्नेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, वह धीरे 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 अपना स्वरूप समय के साथ साथ बदलती जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह लोक प्रशासन में होनी ज़रूरी हैं, इसलिए उसे कला मान सकते हैं हम। अब लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं कि लोक प्रशासन में भी सर्वमान्य सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। अभ्यास की आवश्यकता होती है। कहीं भी अच्छा लीडरशिप अगर हमें बनाना है, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा हमें करनी है तो बारंबार अभ्यास की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण से हम लोग निपुण बन जाते हैं। रुचि एवं गुण होना ज़रूरी है। विकास की प्रक्रिया है, परिवर्तनशीलता। तो लोक प्रशासन में भी निरंतर परिवर्तनशीलता है। प्रशासन कला है क्योंकि उसमें उत्तमता, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, उत्साह, मोटिवेशन तथा उच्च विचारों की आवश्यकता है। तो हम मान सकते हैं कि लोक प्रशासन कला है। अब विज्ञान, अगर हम कहें कि लोक प्रशासन विज्ञान है तो विज्ञान की भी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं कि विज्ञान के अंदर एक तो सबसे पहले पर्यवेक्षण और निरीक्षण होना चाहिए, जिसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फिर हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट की हमारी जितनी भी रीडिंग आई ऑब्जर्वेशन की उसको हम क्लासीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा तो प्लांट्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे
कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पत्ते हैं, लीव्स के डिवाइड उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, स्टेम्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, फ्लावर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। फिर उन क्लासिफिकेशन को हम एक टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, बार डायग्राम्स बनाएंगे ताकि हम समझ पाएँ। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और फिर एक प्राकल्पना हम बनाएंगे कि भाई अगर लीव्स के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं तो इस तरह का हमारा पूर्वानुमान है या हमारा हाइपोथेसिस है। उनके बीच में, दोनों टेबल्स के बीच में हम कोरिलेशन स्टैब्लिश करते हैं जिसको हम सहसंबंध बोलते हैं। फिर रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है उसे हम देखते हैं और हम अपना पूर्वानुमान जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था उसको हम देखेंगे कि भाई हमने ऐसे सोचा था कि भाई इसको ऐसे क्लासिफाई करेंगे तो इस क्लासिफिकेशन में इस तरह की शेप की लीव्स में सारे ऐसे व्यक्ति आए, तो उसको हमने कितना उस पे खरे उतरे उसको हम कंक्लूजन में देंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आया, हमने क्या सोचा था और क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। अब आगे अगर हम इस चीज़ को चलें तो हमारे यहाँ एल बर्नार्ड हैं। उन्होंने विज्ञान को 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। परीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना या उसके रिसर्च करना। फिर होता है सत्यापन का मतलब होता है उसका वेरिफिकेशन करना। परिभाषा होता है उसकी डेफिनेशन देना। वर्गीकरण होता है उसको क्लासिफाई करना। संगठन का मतलब उसके अंदर उसको ग्रुप्स में बांटना और फिर उसका टेबुलेशन करना, जिससे पूर्वानुमान एवं प्रयोग भी सम्मिलित हैं, वह विज्ञान है। वह कहते हैं परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा उन्मुखीकरण जिसमें पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्टेबिलिटी एवं प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट सम्मिलित हैं, वह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान स्थिति में अर्जित ज्ञान या एक विषय में निपुणता का भी घोतक है। वो कह रहे हैं कि विज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके अंदर एक ही विषय में बारंबार एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम निपुणता हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान, जिसे प्रामाणिक माना जाता है, तथ्यों पर आधारित माना जाता है और तथ्यों के आधार पर हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, वह विज्ञान है। तो विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी, उसी के दूसरे रूप में इन्होंने बर्नार्ड ने बताया है कि उसकी विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, अवलोकन, तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण तथा सारियण यानी कि क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण यानी कि फैक्ट्स के साथ में हम उसको प्रस्तुत करेंगे, कार्यकरण संबंधों का ज्ञान यानी कि को रिलेशन, आपस में दो चीज़ों के बीच में सह संबंध और को रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, सिद्धांतों का निर्माण एवं परीक्षण, सिद्धांतों का मतलब प्रिंसिपल्स का फॉर्मुलेशन करना और उनका परीक्षण करना कि जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं क्या वे हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वैलिड हैं या उसके ऊपर लागू होते हैं या नहीं। और भविष्यवाणी का मतलब होता है प्रेडिक्टेबिलिटी, कि हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये इस तरह का संगठन हमने बनाया है और इसके अंदर ये प्रिंसिपल्स हमने लागू किए हैं तो यह संगठन अच्छी तरह से चलेगा या प्रॉफिटेबिलिटी लेगा। तो इस तरह की भविष्यवाणी करना भी विज्ञान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। सापेक्षिक महत्व को जानना ही विज्ञान का कार्य है। विज्ञान का केंद्र बिंदु उसकी पद्धति होती है और ना कि अध्ययन सामग्री। तो कुछ विचारकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे मैग्नस पाइक के शब्दों में विज्ञान चिंतन की एक शैली है, किंतु यह केवल तकनीक के आधार पर अग्रसर होता है। वो कहते हैं कि हम जो चिंतन मनन करते हैं उससे विज्ञान बनता है, लेकिन वह किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ता है। ऐसे ही लंडबर्ग जो हैं उनके अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में विज्ञान शब्द का अर्थ है कि उस क्षेत्र का अध्ययन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया गया है। यानी कि हम साइंटिफिकली अगर किसी चीज़ को स्टडी करेंगे तो उसे विज्ञान कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन जॉर्ज जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि विकसित ज्ञान समन्वित यानी कि कोऑर्डिनेटेड लक्ष्य यानी कि ऑब्जेक्टिव तथा सुसंगत एवं सुनिश्चित सहज बुद्धि के सिवाय और कुछ भी नहीं। वो ये कहते हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो उसके सिवा साइंस में और कुछ भी नहीं है। इसी तरह बर्नार्ड ने विज्ञान की 6 प्रमुख परिक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताई, कि विज्ञान
परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा उन्मुखीकरण जिसमें पूर्वानुमान एवं प्रयोग भी सम्मिलित हैं उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब लोक प्रशासन को हम विज्ञान माने या नहीं माने तो उसके तर्क में यानी कि उसको विज्ञान मानने के पक्ष में लोग क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थ व निश्चितता है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, क्रमिक संगठित अध्ययन है, भविष्यवाणियाँ भी संभव हैं और आदर्शात्मक है। इसलिए यह विज्ञान है क्योंकि इसमें आगमनात्मक विश्लेषण, नियोजन तथा विवेकपूर्ण साधनों का प्रयोग होता है। इसका मतलब नियोजन का मतलब प्लानिंग, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस तथा विवेकपूर्ण साधनों मतलब लॉजिकली इसके अंदर रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं। इसलिए लोक प्रशासन को हम विज्ञान मानते हैं। आगे बढ़े वो ये कहते हैं कि यह विज्ञान है क्योंकि इसमें आगमनात्मक विश्लेषण यानी कि एनालिसिस जो है, डिटेल्ड एनालिसिस हम कर सकते हैं, मेटिकुलस प्लानिंग कर सकते हैं तथा विवेकपूर्ण साधनों का, रिसोर्सेज का हम लॉजिकली उपयोग करते हैं। लोक प्रशासन को जो विचारक लोक प्रशासन को पूर्ण विज्ञान नहीं मानते वो ये कहते हैं कि इसमें निश्चितता का अभाव है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का या हर एक प्रिंसिपल का या हर एक सिचुएशन में एक ही सा रिजल्ट आएगा, ऐसा हम निश्चित तौर पे 100% नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ विज्ञान को नहीं मानने के लिए जो विचारकों ने दी है वो कहते हैं कि सार्वभौमिक नियमों एवं सिद्धांतों का अभाव, यानी कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो हर सिचुएशन में, हर एक संगठन पे, हर एक लेवल पर वो अप्लाई किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम टेक्निकल जैसे एग्जांपल दें, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट का प्रिंसिपल या यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ हमारे को आदेश की एकता नहीं कर सकते। आदेश हमारे को दो जनों से लेने ही पड़ेंगे, एक प्रशासनिक व्यक्ति से और एक टेक्निकल व्यक्ति से। इसी तरह से आदर्शात्मक जो है वह, और तीसरा भविष्यवाणी बहुत एक्यूरेट कर सके इस तरह में वह सक्षम नहीं है। अब हम स्थूल रूप से विज्ञान को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला नेचुरल साइंसेज जिसमें रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी ये सब आते हैं। दूसरे हैं सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंसेज हम बोलते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी। प्राकृतिक विज्ञान वह फिजिकल साइंसेज हैं, उनको फिजिकल साइंसेज भी कहा जाता है। ये वह हैं जो प्रकृति अथवा भौतिक परिस्थितियों के अंतर्गत संचालित घटनाएं, जैसे सोलर इक्लिप्स हो रहा है, मून का हो रहा है, डे और नाइट हो रहे हैं, जो चीज़ें प्रकृति में घटित होती हैं उनके बारे में जो पढ़ता है वह नेचुरल साइंसेज हैं। वह वैसी ही रहेंगी, पौधों का उगना, मून का उगना, सूरज का ढलना, ये सब चीज़ें चलती हैं और ये बिल्कुल निश्चित हैं। तो इन्हें हम नेचुरल साइंसेज या फिजिकल साइंसेज बोलते हैं। जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण, पौधे का उगना, मनुष्य को भूख लगना, मौसम की गतिविधियाँ। दूसरी और कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जो व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज इन सब के होने वाले व्यवहार से संचालित होती हैं, क्योंकि ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति जो है उसका जो व्यवहार है वो धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलता जाता है। तो यह विज्ञान जो हैं ये पूर्ण विज्ञान ना होकर इन्हें हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतदान करना, आदेश देना, पुरस्कार बांटना, आक्रोश प्रकट करना, अपना पराया, उचित अनुचित समझना आदि मानव व्यवहार से संबंधित तथ्य हैं जो सामाजिक विज्ञानों के अंदर आते हैं कि कैसे सोसाइटीज़ बनती हैं, कैसे कास्ट बनता है, रिलीजन क्या होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो सामाजिक विज्ञान में आती हैं। अब दोनों के बीच में क्या अंतर है इसे हम स्पष्ट करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर आता है। प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु भौतिक पदार्थ हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों के विषय वस्तु कौन है, मानव तथा समाज। इसमें भौतिक नियम पाए जाते हैं, इसमें सामाजिक नियम पाए जाते हैं। इनमें भौतिक तत्वों में भौतिक संबंध पाए जाते हैं, इसमें समाज में मनोवैज्ञानिक संबंध पाए जाते हैं।
भौतिक पदार्थों को विश्लेषण के माध्यम से अलग किया जा सकता है। सामाजिक तत्वों या मूल्यों को बहुत ईजिली हम समाज और व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक यथार्थवाद होता है, यानी कि अधिक रियलिटी होती है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों का विश्लेषण करना थोड़ा सा कठिन है, यथार्थवाद उनमें कम होता है। प्राकृतिक विज्ञानों को अध्ययन पूर्ण तटस्थता तथा निष्पक्षता से किए जा सकते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में पक्षपात और मूल्यों को हटाना, अलग करके उसका अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन है। प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में भविष्यवाणी तो प्राय की जा सकती है, लेकिन 100% वो करेक्ट होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। 8वां पॉइंट है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, इनकी अध्ययन वस्तु मूर्त होती है, यानी कि जड़ होते हैं, नेचुरल साइंसेस होते हैं, पेड़ पौधे जानवर, सूरज आसमान चंद्र। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है, इनकी अध्ययन वस्तु जो है वह अमूर्त होती हैं, यानी कि समाज, व्यक्ति का व्यवहार, ग्रुप्स, कास्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा सकता है, जबकि सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण परीक्षण करना सामाजिक चीज़ों का इतना सरल नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों के नियम एवं सिद्धांत स्थायी होते हैं, स्थिर होते हैं, यूनिवर्सैलिटी होती है, सार्वभौमिक का मतलब हर किसी पे एप्लीकेबल हो सकते हैं जो, और परीक्षण योग, यानी कि उनको एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं बारंबार। लेकिन सामाजिक विज्ञानों के जो सिद्धांत और नियम हैं वह बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, यूनिवर्सली अप्लाई कम होते हैं प्राकृतिक विज्ञान से, तथा एक्सपेरिमेंटेशन भी उनका प्राकृतिक विज्ञान के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। तो लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं, इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं, इसका निर्णय करने से पूर्व विज्ञान का अर्थ समझना आवश्यक है, जो मैंने आपको समझा दिया। तभी यह निर्णय किया जा सकता है कि विज्ञान की कितनी बातें लोक प्रशासन में पाई जाती हैं। बहुत बड़े विचारक हैं थॉमसन, उन्होंने लिखा है कि विज्ञान वह संपूर्ण देह एवं प्रामाणिक ज्ञान है जिसका नियमानुकूल निरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा अध्ययन किया जा सके, जो संक्षिप्त, स्थिर और तत्व संबंधी सिद्धांतों को मानता है। इसी तरह ग्रीन के अनुसार विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है। तो लोक प्रशासन कला है, हमने इसके बारे में पढ़ा। लोक प्रशासन विज्ञान है, विज्ञान की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, विज्ञान के अंदर नेचुरल साइंसेस क्या होती हैं, सामाजिक सोशल साइंसेस क्या होती हैं, उन दोनों की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये हमने पढ़ा। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में हो रहे निरंतर शोध कार्यों से यह निरंतर वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर है। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान भी है तथा कला भी है। चार्ल्स वर्थ के शब्दों में प्रशासन एक कला है क्योंकि उसमें उत्तमता, नेतृत्व, उत्साह एवं उच्च विचारों की आवश्यकता होती है। आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और इसके बारे में कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। तो जितने भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन प्रेस करने से ये है कि जब भी अगला वीडियो मैं डालूँगी तो आपको उसी समय उसके बारे में जानकारी मिलेगी और आप उसको पढ़ पाएंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना। अब आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तो मैं अगला वीडियो शीघ्र ही आपको डालूँगी। थैंक यू सो मच।